Good morning, children. I am Anmol Messi, PGT Physics, Mount Litra Z School, Jhansi. Children, in my previous videos, we have discussed about electric field and electric field lines. Today, we are going to discuss one more physical quantity, which is known as electric flux. Now, what is electric flux? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो व्हाट फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, आप ऐसी इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. लेट अस इमेजिन कि इधर पे इस पूरे सरफेस में यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. तो उसके लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. ये जो मैंने एरोज़ बनाए हैं, दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने एक सरफेस को पुट कर दिया है. सो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर से चली गई, कुछ साइड से निकल गई, कुछ नीचे से चली जाएंगी, लेकिन सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड गेट लिंक्ड विद द सरफेस. लिंक का मतलब होता है छुलना. तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से छुल जाएंगी. छुलने का मतलब ये है कि उसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस. सो अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर हैं और इन बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर है और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में मैं किसी सरफेस को रख दूंगा, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से टच होंगी तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी. सो इन शॉर्ट, जैसा मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक डेरिवेशन करी है, स्मॉल डेरिवेशन, जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल होता है फाई. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसा कि आप देख सकते हो कि इस सरफेस से छुलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक फैक्टर हैं. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से टच होंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा. तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टच होंगी, और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड से चली जाएंगी और उससे बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टच हो पाएंगी. हैंस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो फर्स्ट फैक्टर इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा फैक्टर है एरिया. सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हमारा जो सरफेस एरिया जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर ये छोटा है तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगल बगल से चली जाएंगी. बट इफ़ द सरफेस इज़ वेरी बिग देन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से टच होंगी. तो दूसरा फैक्टर हो गया एरिया. एंड थर्ड इज़ कॉस थीटा. कॉस थीटा का मतलब हो गया डायरेक्शन. अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर एंगल पे रखता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे टच होंगी. लेकिन अगर मैं इसी सरफेस को ऐसे ना रख करके, दैट इज़ मैं परपेंडिकुलर ना रख करके उसको पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखूँगा, तो थीटा कुछ और हो जाएगा और इन दैट केस हो सकता है उतना फ्लक्स मुझे ना मिले. तो इन शॉर्ट इस थीटा पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने उसको कितने एंगल पर रखा हुआ है सरफेस को, तो उस हिसाब से फ्लक्स बनेगा. इफ़ आई कंबाइन ऑल these थ्री फैक्टर्स, तो द फॉर्मूला बिकम्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा. और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगा दूं तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. नाउ सिंस ई इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ए अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एरिया वेक्टर है, एंड फाई जो कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर हम नोटिस करेंगे हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया बट हमें एक रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिला. मैंने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करा बट रिजल्ट मुझे स्केलर क्वांटिटी मिला. तो इन दैट केस हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर फॉर्म ऐसा हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ठीक है. और इसकी अगर एसआई यूनिट हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, वेयर एज एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो द फॉर्मूला वुड बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है. एक केस और बन सकता है कि अगर हमारा सरफेस एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है इस तरीके से, तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस का मतलब क्या होता है कि अभी जो हमने पिछले केस में सरफेस देखा था, द सरफेस वाज अ स्मूथ एंड प्रॉपर एंड इट हैड अ प्रॉपर शेप. प्रॉपर शेप का मतलब वो एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस था, यूनिफॉर्म सरफेस था, जबकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इररेगुलर शेप का सरफेस है. तो दोनों चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया है, हर जगह पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा. तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का जो एंगल होगा वो अलग होगा. इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर के साथ डायरेक्शन होगा वो अलग होगा. यहाँ थीटा अलग होगा, यहाँ थीटा अलग होगा.
हर जगह थीटा अलग अलग होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट एक्सप्रेशन हमें कुछ एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग थीटा को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलस को यूज़ कर रहे हैं। हैंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए वेक्टर मैंने यहाँ पर डी ए वेक्टर लिखा है। अब मैंने जब यहाँ डी ए वेक्टर लिखा है तो ये सेम फैक्टर्स हैं जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाए थे, ये सेम फैक्टर्स हैं। बट ओनली थिंग इज़ दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए मैंने इस बार यहाँ डी ए लिखा है। तो डी ए लिखने की वजह से ये डी फाई हो गया। ये डी फाई हुआ तो सारे फैक्टर्स में ये डी फाई लग जाएगा, और जब इन सबको मैंने कंबाइन किया तो ये डी फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए ई डी ए कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगेन मैं ये कॉस थीटा को हटा करके अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो सिंस ये ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा या इसका वेक्टर फॉर्म बनाऊँगा तो ये एक डॉट प्रोडक्ट बनेगा। तो हैंस ये एक डॉट प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि हम जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं एंड द रिजल्ट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देन इट इज़ नोन एज डॉट प्रोडक्ट। फिर अगर मैं इंस्टेड ऑफ डी फाई लिखना चाहता हूँ तो इन दोनों फार्मूले में मैं फाई लिख करके यहाँ इंटीग्रेशन के साइन लगा सकता हूँ, तो मेरे फाइनल फार्मूले ये बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ पुटिंग डी ओवर एयर मैंने डी को हटा दिया है तो यहाँ इंटीग्रेशन के साइन लग गए।